हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला गाइस। आज हम लेकर आए हैं विजन आइज की गाइस मंथली मैगजीन है अप्रैल 2024 की, जैसा कि हम कर रहे हैं। कल गाइस हमने कंप्लीट किया इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना पॉलिटी एंड गवर्नेंस। कल हमने कवर करा, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करेंगे पूरी तरह से। गाइस पहला ही टॉपिक जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आईआर के, दैट इज योर जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट्स। देखो रिसेंटली ना इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट ईरान के साथ साइन किया है। ठीक है, क्या बनाया जा रहा है? छाबर पोर्ट बनाया जा रहा है। वहां पे डेवलप करा जा रहा है शहीद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल। ठीक है, चाबर पोर्ट पे। इसकी लोकेशन जरूर याद रख लेना, बिकॉज क्या होता है आईआर में लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। ठीक है, क्यों इस लोकेशन पे ही तैयार किया जा रहा है, ये कौन कौन सी कंट्रीज को आपस में कनेक्ट करेगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लोकेशन, ये सारा कुछ, और जियो पॉलिटिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, हम सारा डिस्कस करेंगे। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है ये इंडिया के पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड है और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ईरान की, दोनों कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। दोनों कंपनी ने साइन किया है इस कॉन्ट्रैक्ट पे बेसिकली। अब जो इंडिया की कंपनी है आईपीजीएल, ये कंपनी इसमें 100% सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का भी पैसा ओन किया हुआ है। और ये जो कंपनी है हमारी मिनिस्ट्री पोर्ट एंड उसके अंदर शिपिंग, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारी इस कंपनी पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स का होता है। अब ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान यानी कि आईआईए, इन तीनों ने सिग्नेचर्स किए थे। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया था ये वाला कि चाबर पोर्ट को हम डेवलप करेंगे 2016 के अंदर। ठीक है, तो ये जरूर स्टेटमेंट ध्यान में रखना। अच्छा, आगे यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर इसके हम आगे बातों में देखें तो पोर्ट बेसिकली बनाया इसलिए जा रहा है ताकि जो इंडिया का डिस्टेंस है वो आपका कवर हो जाए। और इंडिया का जो डिस्टेंस है साथ साथ वो वेस्ट कोस्ट जो लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया जाने में, यूरोप जाने में बड़ी आसानी से हो जाए। हमने पाकिस्तान एंटर करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर चाबर पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इसी रिलेटेड डेवलपमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कुछ चीज़ों को अप्रूव करा है, कुछ प्रपोजल्स लेकर आया है वो आईपीजेल के लिए कि वो टेक ओवर कर लेगा ऑपरेशंस को द एंटायर सिटवे पोर्ट ऑफ म्यांमार। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको भी अप्रूवल दिया है इस कंपनी को कि तुम इंटायर सिटवे पोर्ट को म्यांमार में भी उसको भी टेक ओवर कर लो, उस पर भी ऑपरेशंस करो। अब जो पोर्ट है बेसिकली ये लोकेटेड है आपका कालादान रिवर पर एंड इस कंपोनेंट ऑफ कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस देखो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से तो है ही, साथ ही साथ अगर आप कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की तरफ देखते हो तो इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। अब कैसे है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो कालादान की सबसे पहले तो लोकेशन देखो आप कहाँ है। कालादान की लोकेशन से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कालादान की जो लोकेशन है उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एंटर किया कि भाई गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार के साथ मिलकर यहाँ पर हम मल्टी मॉडल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तैयार करेंगे ताकि जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट है वो कनेक्ट हो जाए इन सारी की सारी कंट्रीज के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या करा जा रहा है कि हम ना मूवमेंट तैयार कर रहे हैं ईस्टर्न पोर्ट्स की, इंडिया की वाइजैक एंड कोलकाता को लेके म्यांमार से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें बांग्लादेश ना जाना पड़े। समझ रहे हो, ऐसे हम कर रहे हैं। हम ना ये भी चाहते हैं कि ना हमारा जो सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है ना, जिसको हम चिकन नेक कहते हैं, उसका भी हम डिपेंडेंसी उस पर हम चाहते हैं कम हो जाए। और स्क्वीज कर देना चाहते हैं हम इंडिया और भूटान और बांग्लादेश को भी कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी किसी कंट्री पे ना जाए, हम ना डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री डील कर रहे हैं। बात समझ रहे हो आप, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स को बनाने का सिग्निफिकेंस पता है सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला सिग्निफिकेंट गाइस यही होता है कि वो जियो पॉलिटिकल असेट होते हैं। अगर पोर्ट्स कहीं बनेगा तो वहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजिक रीच बढ़ेगी, और स्ट्रैटेजिक रीच बढ़ने से क्या होगा, कंट्री का जो कंट्रोल होगा इंपॉर्टेंट सी पर, वहाँ के सप्लाई रूट्स पर, वो ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है भाई, पोर्ट्स की इसीलिए इंपॉर्टेंस है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जो इंडिया का नेवी स्टेजिंग बेस है ना अगलागा आइलैंड्स पर है। ठीक है, इससे क्या होता है मरीन पेट्रोल्स को आप आराम से इनेबल करोगे और मोजाम्बिक चैनल पर, और वो अलाउ करेगा कि वो आप उस पर कमर्शियल कॉरिडोर्स पर भी आए आप रख सकते हो थ्रू आउट सदर्न अफ्रीका। अब सेकंड काम ये करेगा आपका, स्ट्रेंथन कर देगा ये मैरीटाइम सिक्योरिटी को, क्योंकि सिटवे पोर्ट पर आपका एक्सेस बढ़ेगा बाय म्यांमार, तो इससे आपकी इंडिया की कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस बढ़ जाएगी, और इंडिया की इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए हम सिटवे पोर्ट को एक्सेस कर रहे हैं। तो हर चीज़ का देखो ऐसे ही नहीं कहीं भी पहुंच जाते हैं, कोई ना कोई पर्पस होता है कि वहां पर अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचा जा रहा है तो। तीसरा, अगर हम पोर्ट्स का सिग्निफिकेंस देखें स्ट्रेटेजिकली, तो तीसरा फायदा पता है क्या होता है? बाइलेटरल मल्टीलेटरल रिलेशन स्ट्रेंथन होते हैं हमारे।
ये अलाउ करता है एक्सेस टू डुआकाम पोर्ट बाय ओमान, जिससे इंडिया का एंगेजमेंट गल्फ कंट्रीज से और अच्छा हो जाए। फिर चौथी चीज़ आती है पोर्ट डिप्लोमेसी। पोर्ट डिप्लोमेसी का मतलब है कि पोर्ट एक इम्पॉर्टेंट नोड है नेटवर्क ऑफ ट्रेड एंड प्रोजेक्शन ऑफ सी पार में। यानी अगर आप चाबर पोर्ट को एक्सेस करते हो ईरान के थ्रू, है ना, तो इससे इंडिया को अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी, तो हम इसके इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनरशिप हो जाएंगे सारे सेंट्रल एशिया में। और दूसरा काम हमारा ये हो जाएगा कि हम चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को काउंटर कर पाएंगे। तो पोर्ट डिप्लोमेसी में ये फायदा। तीसरा हमारा काम होगा, अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देखें पोर्ट्स का, तो पता है क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी कनेक्टिविटी, हमारा ट्रेड अच्छा हो जाएगा, हमारी कंट्री को ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, मतलब प्रोक्योरमेंट वगैरह एंड ऑल में। फिर हमारी लोकल जो करेंसी है, जैसे रुपी है, उसको इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हो आप, क्योंकि आप इसी में ट्रांजैक्शन शुरू कर दोगे। फिर पोर्ट सिटी ग्लोबल सिटी की तरह काम करती है, क्योंकि वहाँ पर ग्लोबली ट्रेड होता है, फाइनेंशियल नेटवर्क्स बैठाए होते हैं। फिर ऑल्टरनेटिव रूट होता है सेफ गार्ड करने के लिए इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी को। तो यानी कि आप अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पर, जो इन्वेस्टमेंट आप ग्वादर पोर्ट पे करोगे, जैसे पाकिस्तान वाला जो ग्वादर पोर्ट है, उससे चाइना को हेल्प क्या हुई कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का को सरपास करके वो आ जाता है, और शॉर्टर रूट है उसके लिए, मतलब बड़ा शॉर्टर रूट पड़ता है चाइना को मिडल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप पहुंचने में। ये इसीलिए हमने चाबर पोर्ट को प्लान करा था, ताकि हम भी बड़े आराम से पहुंच जाएं। अब लेकिन पोर्ट बनाने में, जब स्ट्रेटेजिक पोर्ट आप तैयार कर रहे होते हो, तो इतना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन होता है, बहुत सारे चैलेंजेस झेलने पड़ते हैं आपको। इनकी लोकेशंस प्लीज़ आप ध्यान रखना, ग्वादर पोर्ट कहाँ बना है, दोआकम पोर्ट कहाँ है, चाबार पोर्ट कहाँ है, पोर्ट ऑफ डुडले कहाँ है, मिनिकॉय आइलैंड, हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका वाला, अगलगा आइलैंड कहाँ है, सिटवे पोर्ट। ये सारे पोर्ट्स के बारे में, लोकेशंस के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब देखो, अगर हम इनके चैलेंजेस की बात करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है, राइवलरी अमंग नेशंस। बहुत ज़्यादा राइवलरीज हैं नेशंस के बीच में। कह रहा कैसे, कह रहा पोर्ट सिग्निफिकेंट ही है, और इंडिया और चाइना की राइवलरी होती है इससे, क्योंकि दोनों का इन्फ्लुएंस है। अब इससे क्या होता है, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का क्रिएशन जो चाइना कर रहा है, या हम नेकलेस ऑफ डायमंड वाली स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहे हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब एक थ्योरी है जिसमें कि चाइना ने निकाली है, और चाइना इसमें चाहता है कि वो इंडिया को पूरी तरह से घेर लेगा चाइनीज इन्फ्लुएंस में थ्रू आउट इंडियन ओशन। पूरे इंडियन ओशन से इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है, दैट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। अब दूसरा जो चैलेंज होता है किसी भी स्ट्रेटेजिक पोर्ट को यूज करने में, वो होता है लॉस ऑफ सोवेनिटी। कह रहा आप ना, अगर देखो जाओ तो होल्ड ऑफ राइवल नेशंस बहुत सारे हैं, पोर्ट फैसिलिटी सब करेंगे, तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपका ना कहीं अंडरमाइन होता ही होता है। कह रहा देखो, चाइना ने ना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बहुत खेलता है, चेकबुक पे साइन करता है, आपको दे देता है कि जितना पैसा भरना है भर लो, उसके बाद आप उसको चुका नहीं पाते। चाइना देखो, चाइना ने श्रीलंका को कितनी सारा इकोनॉमिक क्राइसिस में लेकर आ गया था, अगर हम्बन टोटा पोर्ट की बात की जाए। तो ये सारे कंसर्न देखो होते ही हैं। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स की, पायरेसी की दिक्कत, फॉरेन राइवल ओनरशिप, सी पोर्ट्स की दिक्कत, फिर हाइट एंड वल्नरेबिलिटी, चैनल है, ट्रांसपोर्टेशन है, चौक पॉइंट्स हैं, ये डिसरप्ट हो जाना जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से। फिर आप क्या कर लोगे, जैसे देखो अभी चल रहा है ना, हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। फिर चैलेंजेस रिलेटेड टू इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास बहुत स्मॉलर नेबरहुड नेशन है, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स। ये हमें कह सकते हैं कि भैया ये तो हम तो फंस गए इनकी लड़ाइयों में, चाइना और इंडिया की राइवलरी में। फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हमारे पास स्पेसिफिकली कमी होती है ओवरसीज स्पोर्ट्स को डेवलप करने में। तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी आई, तो इसका मतलब ध्यान रखना, किसी भी क्रेडिटर नेशन को इतना एक्सटेंड लोन, इतनी बोरोविंग करवा देना कि वो पैसा ही ना चुका पाए, उसकी लिवरेज ही खत्म कर दो आप बंदे की। उसको हम कहते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी, विच हैपेंड इन श्रीलंका, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड में कह रहे हैं, देखो ग्लोबली आप सबसे पहला काम करो, रिस्क को मॉनिटर करो। आप जो भी देखो ना कि इररिस्पॉन्सिबल लेंडिंग एंड मिसयूज हो रहा है कमर्शियल अरेंजमेंट्स का होस्ट कंट्री पोर्ट्स में, तो सबसे पहले उसी रिस्क को आप मॉनिटर कर लो। देख लो कहाँ कहाँ पर अगर कोई भी इररिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कर रहा है, या कमर्शियल अरेंजमेंट का मिसयूज कर रहा है कोई भी होस्ट कंट्री, तो आप मिलिट्री फंक्शंस का यूज करो वहाँ पर। फिर बिल्ड करो आप ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्लोबल लेवल पर, ताकि सी पोर्ट्स वगैरह ओपेक इकोनॉमिक एक्टिविटी से सेफ गार्ड हो पाए, ठीक है। अब इंडिया का अगर आप मेजरमेंट देखोगे, तो इंडिया स्पेसिफिक मेजर्स पता है क्या है, आप एक्सप्लोर करो। आप एक्सप्लोर में क्या एक्सप्लोर करोगे, आप एक्सप्लोर ये करो कि मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स को देखो, आप लाइक माइंडेड कंट्रीज को ढूंढो, जैसे आपका क्वाड कंट्रीज हैं, तो वहाँ पर हम इंडिया के साथ साथ जितनी भी क्वाड मेंबर्स हैं वो भी चाहते हैं सिक्योरिटी इंटरेस्ट मैरिटाइम बढ़े, और चाइना को हम वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करें। तो हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज मिल गई। फिर आप ना एक स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस अपनी बनाओ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन्स पर,
जैसे चाइना जियोग्राफिकली जहाँ डिसएडवांटेज में है वहां पर आप खेल खेलो अपना। तो कंक्लूडिंग लाइन में ये कह रहा है कि देखो, पोर्ट्स खाली दो जोग्राफिकल लैंड एंड सी को मिलाते ही नहीं है, कनेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक गेटवे भी खोलते हैं और जियो स्ट्रैटेजिक गेटवे भी खोलते हैं। बस आपको मैनेजमेंट अपना अच्छा करना है, क्योंकि उससे आपका बहुत अच्छा जियोपॉलिटिकल ट्रांजिशन हो जाएगा। और डायरेक्टली कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिजास्टर डिप्लोमेसी। देखो, न्यूज़ में क्यों रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बड़ी सारी अच्छी अच्छी टर्म्स आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में सीखने को मिलेंगी। तो रिसेंटली क्या हुआ, सिक्स एडिशन था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में हेल्ड हुआ। और इसका पूरा एम्फोसिस इस बात पे था कि नेशन जो है हमारा जो है उसमें ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस एफर्ट की कंट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करा जाना चाहिए। ठीक है। तो डिजास्टर डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि डिजास्टर रिस्पांस आपके ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और इंडिया इस पे काम करता ही है कि नई नई एकेडमिक फील्ड हम ढूंढ रहे हैं कि कौन जो जो भी डिजास्टर इंटरनेशनली हमें लगते हैं उस पर हम काम करें। कंट्रीज एफर्ट लें कि भाई अगर इस तरह का कोई भी एड एंड सपोर्ट देना है किसी कंट्री को, कोई भी मैनमेड कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, नेचुरल मेड कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो उस पर हेल्प करना। अब इसमें आप एड देते हो, डिप्लॉयमेंट भेजते हो, पर्सनल भेजते हो, है ना, रिसोर्सेज भेजते हो। तो इसके लिए काम ना हमारे देश में कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर करता है, जो कि हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 2019 में हमने इसको लॉन्च किया था, जब हम ना न्यूयॉर्क से यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट हमने अटेंड की, तो वहीं से हमने सीखा, इंडिया इसका मेंबर भी है। अब क्या हो रहा है, देखो, जब भी ना ये काम करा जाता है तो करा क्या जाता है डिजास्टर डिप्लोमेसी में, इसमें फॉरेन मिलिट्री, सिविल डिफेंस के एसेट, डिजास्टर रिलीफ में ऑस्लो गाइडलाइंस है ही इसी के लिए। 1994 जैसे आपसे पूछ सकता है ऑस्लो गाइडलाइंस किससे रिलेटेड है, तो आप बताना। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस से रिलेटेड है, तो 1994 में आई थी, फिर इसको 2016 में अपडेट भी करा गया। अब देखो, किसी भी देश के लिए, जैसे इंडिया भी सीधा जाएंगे, लेकिन इंडिया के लिए भी वैसे भी सिग्निफिकेंस इंडिया की डिजास्टर डिप्लोमेसी का क्या होगा। देखो, डिजास्टर डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? सबसे बड़ा फायदा है डिजास्टर का कि सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन है। यानी कि बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग क्राइसिस, इंडिया अपनी गुडविल मार्केट में क्रिएट कर सकता है, नेशंस के लिए क्रिएट कर सकता है, इंडिया अपने टाइज अच्छे कर सकता है। फिर दूसरी चीज है इंक्रीज जियो पॉलिटिकल रीच। आप अगर देखो, रिस्पॉन्डिंग टू क्राइसिस स्ट्रेचिंग फ्रॉम जापान से लेकर आप टर्की तक, मिडिल ईस्ट तक भी जा रहे हो, आपकी इससे ना एक मेजर पावर स्टेटस की पोजीशन बढ़ेगी। फिर तीसरी चीज है, आपका ब्रेक थ्रू होगा, बायलेटरल ट्राइज बढ़ेंगे। कह रहे जैसे आपने इंडिया का ना ऑपरेशन मैत्री देखा था ड्यूरिंग नेपाल अर्थक्वेक ऑफ 2015, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है इंडिया की आउटरीच टू काठमांडू इन द इयर्स आफ्टरवर्ड। तो इंडिया अगर इस तरह के काम करता रहता है तो इससे इंडिया का ना अपनी पोजीशन बढ़ेगी। कह रहा फिर आपने ना देखो, एचएडीआर भी आपने देखा ही है, इंडिया एचएडीआर को एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी के रूप में देखता है, दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो आप एक तरह से ना इसको अगर कर लेते हो तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो अप्रोच है नॉन इंट्रूसिव जाने की और सोलली कंट्रीज को अफेक्ट पूरा असिस्ट करने की, ह्यूमैनिटी बिना वायलेट करे, तो इससे हमें ना बहुत बड़ी मदद मिलेगी। फिर उसके बाद ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे क्या होता है कि इंडिया का ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स जो है वो कैसा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है। देखो, एक ना टर्म भी आई, रेप्रोचमेंट होती है, इसका मतलब होता है इंक्रीज इन फ्रेंडलीनेस बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स। ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ, स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनफ्रेंडलीनेस, मतलब आप एक टाइम से आपने एक दोस्त से पता नहीं कितने सालों से बात नहीं करी, मन मुटाव कुछ ऐसा चल रहा था, अब आपकी बात जो शुरू हो रही है, तो उसको कहते हैं रेप्रोचमेंट। ठीक है। अब फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स, पहली चीज है इंडियाज एस्पिरेशन टू बिकम रीजनल पावर एंड सिक्योर यूएन सेक्रेटरी काउंसिल मेंबरशिप डिजास्टर। देखो, इंडिया चाहता है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिल जाए, है ना, परमानेंट सीट चाहते हैं। इस परमानेंट सीट के लिए हमारे एस्पिरेशन तभी फुलफिल होंगे जब हम इस तरह से चलेंगे। कुछ तो हमें ऐसे मेजर्स लेने ही पड़ेंगे ना गाइस। फिर इंडिया का कमिटमेंट भी है ग्लोबल साउथ, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, वो भी आप इससे लीड कर जाओगे। फिर क्या होगा, आपका जो ना पास्ट इमरजेंसीज की वजह से जो भी लिवरेजिंग डोमेस्टिक डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटीज को आप जो लिवरेज दे सकते हो वो भी सीखोगे आप। फिर इंडिया का ना, अगर इंडिया अपना इकोनॉमिक ग्रोथ को और अच्छा करना चाहता है तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, आपके रिसोर्सेज फॉर डिजास्टर डिप्लोमेसी बढ़ जाएंगे। तो इंडिया की पता है क्या क्या अप्रोच रही है टुवर्ड्स डिजास्टर रिलीफ, हम सबसे पहले रिस्पॉन्डर है। सबसे पहली बात तो क्या ना, हमने फटाफट ऑपरेशन दोस्त को लॉन्च कर दिया था जैसे ही इतना बड़ा टर्की में अर्थक्वेक आया था।
इंडिया ने फटाफट से ऑपरेशन करुणा को लॉन्च करा, हमें ना साइक्लोन हिट म्यांमार को बर्सिस्ट करना था। तो यानी कि हम ना फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं नेचुरल डिजास्टर्स के। ये सारे पॉइंट देखो, जब भी कि इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये उसका भी मैं आपको आंसर दे रही हूँ कि क्योंकि इंडिया को इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि इंडिया हर तरह से मदद करता है। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन करुणा आपको उस वक्त ध्यान में रखना है। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग, हम लोगों की जो लाइफ चली जाती है या प्रॉपर्टी किसी की छूट गई, बहुत एक्सट्रीम इवेंट हो गया, तो उसमें इंडिया जाके अर्ली वार्निंग देता है, इनिशिएटिव वगैरह चलाता है, हेल्प करता है ऐसे लोगों की जो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में है, उनको फूड सप्लाई करना, मेडिसिन देना, आयुर्वेदिक मेडिसिन देना। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हम उनको रिलीफ भी देते हैं, रिहेबिलिटेट रिकंस्ट्रक्शन भी करवाई है हमने। हम यूएन पीस कीपिंग भेजने में हम और ज़्यादा आगे हैं। हम मैनेज करते हैं हेल्थ डिजास्टर को। हमारा इंडिया का कोविड-19 में वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम बहुत बड़ा था, 100 नेशंस को हमने हेल्प करी है। तो लेकिन देखो, डिजास्टर डिप्लोमेसी करते वक्त भी बड़ी दिक्कतें आती हैं इंडिया के साथ। इंडिया के साथ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हम टेक्नोलॉजिकली अच्छे नहीं हैं, कैपेसिटी हमारी इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि जो इंडिया को रिस्पांस देने की बात आई 2011 के फुकुशिमा डिजास्टर इन जापान, बहुत ज़्यादा हालत हमारे खराब थी। हम एनडीआरएफ भेज ही नहीं पाए, हमारी बहुत अनइफेक्टिव तरीके से, अनेबल टू इफेक्टिवली प्रोवाइड एड, हम दे ही नहीं पा रहे थे। फिर लिमिटेड इम्पैक्ट, इंडिया का असिस्टेंस नेपाल तो गया तो, बट वो बहुत लास्टिंग बेनिफिट नहीं दे पाया था। इससे हमारे स्ट्रेन्ड हुए रिलेशंस फिर 2021 में टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जाते हैं। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस की दिक्कतें, कह रहे डिजास्टर रिस्पांस आपको चलो आपने दे भी दिए, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन नेबरिंग कंट्रीज के साथ क्या करोगे आप? जो चल रही है क्राइसिस, उसको कैसे निपटा दोगे? फिर कह रहा पाकिस्तान जैसी कंट्री रिजेक्टेड हमारी। 2022 में हमने कहा भी कि हम तुम्हें एड दे रहे हैं, तुम्हारे यहाँ फ्लड आ गई है, ये नहीं माने, ये अपनी ही अकड़ में रहे। तो पोटेंशियल रिजेक्शन ड्यू टू हिस्टोरिकल हॉस्टिलिटीज, मतलब हम तुम्हारे पड़ोसी मुल्क हैं, वी आर हेल्पिंग यू, बट उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए कोई मदद तुमसे, क्या करोगे? तो वे फॉरवर्ड में इंडिया का जो डिजास्टर डिप्लोमेसी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप समझ लो हमारे फॉरेन पॉलिसी का टूल किट है। तो क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें इंडिया को पर्टिकुलरली अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। तो हमें अपने सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हांस करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हम अपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स लाएं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स लाएं, हॉस्पिटल शिप्स वगैरह लाएं। हमने एनडीआरएफ को और ज़्यादा डेवलप करें टेक्नोलॉजिकली। अपना बजट एलोकेशन एनहांस करें हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए। प्रोजेक्शन करें कि इंडिया को जो भी ह्यूमैनिटेरियन अचीवमेंट जो भी चाहिए वो काम करें। यूटिलाइज करें फोरम लाइक क्वाड, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन कौन जितने भी हमारे हैं। तो क्वाड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके मेंबर्स कौन कौन है? इसके मेंबर्स हैं आपके ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड द यूएसए। तो इससे कोऑपरेशन हमारा बढ़ेगा और इससे ही हमारी इमेज भी अच्छी होगी वर्ल्ड कंट्रीज में, और हमारा तो विश्व गुरु बनने का बड़ा ही ध्यान है। तो ऐसे ही बनेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। अब देखो इंस्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में कैसे आई, न्यूज़ में क्यों रही? तो रिसेंटली क्या हुआ, एस्केलेशन हो गई वेस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा, नई हाइट पे चली गई कि इसराइल ने स्ट्राइक कर दिया ईरान कॉन्सुलेट सीरिया पर, और इसका रिटेलिटरी अटैक फिर ईरान की तरफ से भी आया। मतलब बड़ा ही हाल बेहाल चल रहा है वेस्ट एशिया की तरफ, अगर आप देखते हो तो मतलब आप डर जाओगे देख के। अब वेस्ट एशिया में न्यूज़ में इस वजह से भी रहा कि भाई अटैक जब ईरान की तरफ से आया, डायरेक्टेड बाय इसराइल, मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस बिछाने के बावजूद भी आयरन डॉम, एरो, डेविड स्लिंग, इतना ज़्यादा मतलब एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स बिछाई गई इंटरसेप्ट द अटैक। मैं बताती हूँ आपको एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स क्या होती हैं। वेस्ट एशिया में टेररिज्म फैक्शन वैसे ही चल रहा है, हिजबुल्लाह लेबनान में बैठी हुई है, आईसिस सीरिया में बैठा हुआ है, सिविल वॉर वैसी इनकी कंट्रीज में चली जाती है। सूडान दो फैक्शंस मिलिट्री की वजह से लड़ रहा है, यमन हाउतीज की कॉन्फ्लिक्ट में का शिकार हुआ हुआ है, इजिप्ट में सिनाई पेनिनसुला की इंसर्जेंसी की वजह से परेशान है। मतलब बहुत दिक्कत है। हाउतीज का रेड सी में अटैक करना, यूनाइटेड नेशंस का, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने हालांकि बहुत थ्रेट दिया, लेकिन मानते का है वेस्ट एशियन कंट्रीज। फिर यहाँ पर आप समझो वेस्ट एशियन कंट्रीज के नाम भी ध्यान रखने हैं। दिस इज वेस्ट एशिया, ये पूरा वेस्ट एशिया वाला पार्ट है आपका, सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया, ईरान, जोर्डन, जॉर्डन, इजिप्ट, सूडान, लिबिया, ये सारे कंट्रीज आपका पार्ट क्या है? वेस्ट एशियन कंट्रीज का पार्ट है। तो अभी मैंने आपसे वर्ड यूज करा एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स, क्या होती हैं ये? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, डिजाइन की गई थी इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्यूरिंग मिड कोर्स और टर्मिनल फेज ऑफ देयर ट्रेजेक्टरी। सेंसर यूज करती हैं बड़े ही एडवांस लेवल पे, गाइडेंस सिस्टम यूज करते हैं कि एकदम टारगेट पे जाके हिट हो। अब देखो दो तरह की चीजें होती हैं एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स में भी,
इसमें एक्सो एटमॉस्फेरिक में एक होता है काइनेटिक किल व्हीकल जो पूरा टारगेट को फिजिकली ही खत्म कर देता है। एक होता है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, यानी वो लेजर के थ्रू एनर्जी बीम्स में जाएगा और इनकमिंग जो भी थ्रेट होगा उसको डिस्ट्रॉय या डिसेबल कर देता है। अब देखो इतनी इंस्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में क्यों होती क्यों है, और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इस पे इंडिया का पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ग्लोबल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दोनों बातों को ध्यान से समझना। अगर वेस्ट एशिया में इतनी ज्यादा इंस्टेबिलिटी है उस पे इंडिया का सबसे बड़ा असर पता है क्या आता है। इंडिया क्योंकि एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कंट्री मानी जाती है। अब ईरान रशिया चाइना का एक एक्सेस बन गया है, तो हमारा रशिया से ना फिर समझ रहे हो एक हेल्दी रिलेशन, सोलमेट है हमारा रशिया, उससे हमारे रिलेशंस कहीं ना कहीं खट्टे होंगे। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज आएगा तो ड्रोन स्ट्राइक ये सब हाईजैकिंग वगैरह बढ़ेगा, तो इससे इंडिया के मैरीटाइम रीजन पर भी दिक्कत आएगी, हमारी फ्रीडम टू नेविगेशन जाएगी। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंडियन डायस्पोरा आपकी हिट होंगी, कंसर्न बढ़ेगा। एनर्जी सिक्योरिटी हाईली आप एनर्जी डिपेंडेंट हो, 85% पैसा एनर्जी वहीं से ला रहे हो आप, और उसकी वजह से आप जो चाहते हो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो वो डिले होगा। तो मतलब आप समझ लो इकोनॉमी पे इतना गंदा असर पड़ेगा, फ्यूल प्राइसेस इतना ज्यादा भागेंगे कि आप देखोगे इंडिया में इन्फ्लेशन फैल जाएगा। तो वेस्ट एशिया इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ग्लोबल लेवल पे देखोगे तो डिप्लोमेटिक माइलस्टोन हुए, अब्राहम अकॉर्ड हुआ, इसराइल सऊदी के रिलेशंस ठीक हुए, सारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे एक दिन में क्योंकि सब चीजें चल रही हैं। फिर इंटेंसिफिकेशन होगा सिक्योरिटी चैलेंजेस का, कंपटीशन बढ़ेगा, आर्म्स रेस बढ़ेंगी। इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे ये होगा कि फिर हाई ऑयल प्राइस की वजह से हाई फूड प्राइसेस होंगे, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी कई कंट्रीज में, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लोगों की लाइफ जा रही है, इंस्टेंसेस वॉर क्राइम्स के इतने बढ़ जाएंगे। कह रहा रफा ऑफेंसिव स्टांस इसराइल का जो है उससे क्या हो रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रही है और लोगों की मौत होती जा रही है। तो कह रहा देखो कितना असर है वेस्ट एशियन कंट्रीज की वजह से। नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने आपको बताए ही है, इन्फ्लेशन बढ़ना, फार्मा एक्सपोर्ट का बढ़ना, ट्रेड बैलेंस खत्म हो जाना, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना, वैल्यू ऑफ रूपी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट, सारा कुछ। तो करें क्या, तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाने ही होंगे, नेगोशिएशंस बढ़ाने ही होंगे ताकि फर्दर वायलेंस रुके, खत्म होए। नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क बिल्ड करना पड़ेगा ताकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फ्री जोन तैयार कर दो, डीमिलिटराइजेशन की तैयारी करनी चाहिए। इसराइल पैलेस्टीन को रेजोल्यूशन दिलवाओ, फटाफट टू नेशन थ्योरी कराओ और उनको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की भाषा समझाओ। फिजिकल एक्सटर्नल सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना होगा ताकि स्ट्रेंथन हो हमारे पॉलिसी बफर्स। इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन जाए और मीडिएट करा दे साउथ साउथ कॉपरेशन की तरफ। तो बहुत बड़ा इंडिया, यहाँ से भी इंडिया विश्व गुरु की तरफ बढ़ सकता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस की बात करें जाए तो इंडियन नेवी ऑपरेशन संकल्प है, यूएसए का ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन है, रीजन ऑफ गल्फ ऑफ अडान, अरेबियन सी, यहीं से आप प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है इंडिया क्या करे, माइंडफुल तरीके से ना अपने पूरे इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंडियन डिस्पोरा को पूरी तरह माइंडफुल होकर चेक करे कि क्या क्या उसके पैरामीटर्स है, कहाँ कहाँ इंटरेस्ट है। मोर ओवर इंडिया ये भी देखे कि सिविलाइजेशनल क्रेडेंशियल जो भी हैं और अपने बैलेंस भी कर ले रिलेशनशिप विद डिफरेंट कंट्रीज, न्यूट्रल हो जाए एकदम, और इसी पे बात करें कि जियो पॉलिटिकली जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड होने चाहिए। ऐसा हो जाना पड़ेगा इंडिया को, तब काम चलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप। न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इन इट्स नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2024 आइडेंटिफाई किया है कि इंडिया एक टॉप टीयर सिक्योरिटी पार्टनर है इंडो पैसिफिक रीजन में ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात थी भाई। तो एनडीएस ने हाईलाइट किया ऑस्ट्रेलिया विल कंटिन्यू टू सीक अपॉर्चुनिटीज विद इंडिया ताकि प्रैक्टिकल बायलेटरल हमारा अच्छे रिलेशन हो, डिफेंस में अच्छे हो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हमारी अच्छी हो। तो अब ना इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो इंडो पैसिफिक का मतलब है वर्ल्ड का इतना इम्पोर्टेंट रीजन है ये, अगर आप देखो ध्यान से तो ये इतना इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सेंटर है ग्रेविटी का, इसमें मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन का घर है ये, टू थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी यहाँ रहती है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेच जो है आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर पूरा आइलैंड ऑफ द साउथ पैसिफिक तक है। तो इंडिया का जो पॉलिसी पर्सपेक्टिव है इंडो पैसिफिक इंक्लूड सारा कुछ, इंक्लूसिवनेस, ओपननेस, आसियान सेंट्रलिटी, सब इस पर चल रहा है। तो यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में सारी की सारी कंट्रीज आती हैं, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनिया, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, ये सारे का सारा पार्ट आता है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पार्टनरशिप आपस में होना जरूरी क्यों है, क्यों इनका बायलैटरल रिलेशंस अच्छा होना क्यों जरूरी है। तो जहां भी आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस को तैयार कर रहे हो इस चीज को जरूर लिख लेना कि क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट,
यानी बोथ हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन मेंटेनिंग फ्री, ओपन और अल्टीमेटली इंक्लूसिव हम चाहते थे इंडो पैसिफिक रीजन हो। और ऊपर से ये काउंटर बैलेंस करेगा चाइना को भी। While not explicitly stated, India-Australia partnership is widely seen as a counterbalance to China's growing influence. ठीक है। फिर ये क्या करेगा, एड्रेस करेगा नॉन ट्रेडिशनल इश्यूज को, जैसे कि कोलैबोरेट करके ये टेररिज्म, पायरेसी, इलीगल फिशिंग, ये सबको इफेक्टिवली ठीक करेगा। कोऑपरेशन बढ़ाएगा न्यू इनिशिएटिव्स का, तो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर इंडियाज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन आपस में बढ़े। अब यहाँ पर कह रहा है कि अब क्या करना है, इंडिया का जो भी अल्टीमेटली इनिशिएटिव है कि सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ठीक कैसे किया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ना अपनी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। आप अपने अपग्रेड कर लो बायलेटरल रिलेशन, सबसे पहले दोनों 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग कराया करो, बुलाया करो अपने फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स को। और क्वाड के पार्टनरशिप भी हो तो आपका बहुत आपस में एक साथ रहना, ओपन इंक्लूसिव रहना, रेजिलिएंट रहना जरूरी है। क्योंकि आप म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेंट भी करते हो, अरेंजमेंट पे भी चलते हो, तो भी आपका आपस में आना जरूरी है। इससे आपकी सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ेगी। तो फर्स्ट हमने डिप्लॉय भी किया था, इंडियन नेवी एयरफोर्स गया था ऑस्ट्रेलिया के कोकोस कीलिंग आइलैंड में जून में, ताकि वहां पर हम हमारा कॉपरेशन बढ़ाएं। हम एक्सरसाइज भी करते हैं हमारी, और ऑस्ट्रेलिया के 3-4 मिलिट्री एक्सरसाइज चलती हैं। एक ऑसियन डेक्स है मैरीटाइम के लिए, पिच ब्लैक है एयरफोर्स के लिए, ऑस्ट्रा हिंद एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो हमारा है, इससे भी हमारा कोऑपरेशन आपस में बढ़ रहा है। देखो ये तो ऐसे एरिया है जहाँ पर हमारी बड़ी पड़ती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे भी बातें हैं जहाँ हमारे डाइवर्ट व्यूज होते हैं। भाई दो लोग हैं तो दो लोग के आपस में डाइवर्ट व्यूज होंगे ही होंगे। तो डाइवर्जेंस कहाँ कहाँ है हमारी, जियो पॉलिटिकल डाइवर्जेंस, जैसे ऑस्ट्रेलिया का अलायंस जो है ना वो यूएस के साथ है। इंडिया का स्ट्रेटेजिक जो होता है वो ऑटोनॉमी होता है, हम किसी के साथ नहीं है, हम अलायंस वलायंस नहीं बना के चलेंगे। इससे कई बारी जियो पॉलिटिकली इंटरेस्ट के लिए कई बारी हमारा चैलेंज आ जाता है। तो जो डायनेमिक्स है इंडो पैसिफिक कंस्ट्रक्शन के, इंडिया ट्रेडिशनली सीन इटसेल्फ एज अ इंडियन ओशन पार, ऑस्ट्रेलिया हिस्टोरिकली फोकस मोर ऑन पैसिफिक। ठीक है, तो डायनेमिक्स आपके अलग अलग हैं। फिर असिमेट्रिक पर प्रायोरिटीज है, देखो देखो ऑस्ट्रेलिया को देखता है चाइना भी एक चैलेंज की तरह ही, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, सोसाइटी, इकोनॉमी, रीजनल सिक्योरिटी के लिए भी, लेकिन इंडिया एज अ डायरेक्ट मिलिट्री थ्रेट मानता है चाइना को अपने बॉर्डर के लिए भी। तो फॉर इंस्टेंस बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया रिफ्यूज कर देता है इसीलिए यूएस ऑस्ट्रेलिया तालिबान सबरे मिलिट्री एक्सरसाइज को, कॉशियस अप्रोच के लिए। तो यही हमारे ऐसे 3 जगह हैं जहां हमारी नहीं पटती है। तो कहा जा रहा है कि ऐसा क्या करें कि भाई जिससे हमारा रिलेशन थोड़ा बैलेंस हो जाए। तो कह रहा है उसके लिए ना म्यूचुअल एक्सपेंशन करो आप इंडो पैसिफिक में। ऑस्ट्रेलिया फैसिलिटेट करे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट साउथ पैसिफिक में, बढ़ाए, सपोर्ट करे। इंडिया को भी चाहिए कि वो काम करे इसमें मिलकर, और अपने टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को बढ़ा दो। अनएक्सप्लोर्ड जो अपॉर्चुनिटी रह गई है उसको एक्सप्लोर करो, जैसे अंडर सी सेंसर्स हैं, रडार सिस्टम है। बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑस्ट्रेलियंस को बोलो कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में ले, जैसे डेफ एक्सपो वगैरह में आए, हमारी एग्जीबिशन हमारे देश में आके अटेंड करें और कोलैबोरेट करें। फिर इम्प्रूव करो इंटरऑपरेबिलिटी वगैरह, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए असिस्टेंस वगैरह बढ़ाओ, डिजास्टर रिलीफ बढ़ाओ, और इम्प्लीमेंट करो एग्रीमेंट्स को भी। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है ऑकस न्यूज में क्यों रहा, तो ऑकस मेंबर्स आर कंसीडरिंग कोऑपरेशन विद जापान ऑन एडवांस कैपेबिलिटी प्रोजेक्ट्स। अब ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि जापान का जो इंक्लूजन है पिलर 2 में, नॉट न्यू अ फुल टाइम मेंबर, एक अपनी अलायंस पार्टनरशिप को एनहांस करना, कैपेबिलिटी का इंटीग्रेशन करना, स्टैंडर्डाइजेशन बनाना, एक्सपोर्ट कंट्रोल को रैशनलाइज कराना, ये सारा काम कर रहा है। तो जापान ऑलरेडी हैज अ क्लोज बायलेटरल डिफेंस पार्टनरशिप विद 3 कंट्रीज के साथ है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। देखो बना भी यही है ना, ऑकस का मतलब ही ये होता है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। अब ऑकस कंट्रीज का देखो मैप पूरा देख लो आप, जियो पॉलिटिक्स ऑफ ऑकस। ऑकस, हाउ ऑकस मेंबर्स आर इम्पोर्टेंट चाइना की अल्टीमेटली प्रेजेंस को कम करने के लिए। अब 2021 में बनाया गया, देखो 3 फेज ये डायनेमिक स्ट्रेटेजी डिफेंस अलायंस थी बिटवीन दीज 3 कंट्रीज, ताकि ये तीनों कंट्री क्या करें, डिफेंस की कैपेबिलिटीज को बढ़ा दें, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस कर दें, इसलिए बनाया गया था। अब इनके 2 पिलर हैं, पहला पिलर है कन्वेंशनली आर्म न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का, एक पिलर 2 है एडवांस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट का। अब इसमें क्या क्या रहे हैं, देखो पिलर 1 में यूके यूएस से हेल्प कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को कि वो भी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अक्वायर कर ले। पिलर 2 में क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ा रहे हैं, क्वांटम इंटेलिजेंस, साइबर कैपेबिलिटीज को तीनों कंट्री मिलके बढ़ा रही हैं।
तो ऑकस बेसिकली पता है क्या, एक तरह का रादर देन अलायंस, ये एक तरह का कमिटमेंट है कि हम आपस में एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज को फ्रेमवर्क को सर्व करेंगे और लीगली बाइंडिंग है, ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट कर रहे हैं आपस में। अब ऑकस का इम्प्लीकेशन क्या है, देखो ऑकस के बनने का इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा। ये स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है इंडो पैसिफिक पर, तो क्योंकि इनकी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी ऑस्ट्रेलिया ऑकस की, तो इससे क्या होगा, एक विजन फ्री, रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन हो जाएगा। डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, ऑस्ट्रेलिया की एबिलिटी टू बी एन इफेक्टिव सिक्योरिटी पार्टनर वो अच्छा हो जाएगा। यूएस को एक रिन्यू मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा इंडो पैसिफिक में आने का। तो रीस्टैब्लिश यूके का क्या होगा, यूके को फायदा ये हो जाएगा अल्टीमेटली कि स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट उसके भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऑकस के साथ ना कुछ दिक्कतें भी हैं, ये तो इनको क्लैरिटी नहीं है, इनका किस स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए बनाया गया कोई क्लैरिटी नहीं है। चाइना हमेशा से कहता है कि मेरे को तोड़ने के लिए, रीजनल टेंशन बढ़ाने के लिए बनाया गया, चाइना हमेशा इनको कोसता रहता है, अपोज करता है। ऑस्ट्रेलिया की इंटेंशन ये है कि भाई हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मेरे पास आ जाए, ताकि जो ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन है फ्रांस के साथ डिटोरिएट भी हो रहे हैं, जैसे कैंसिलेशन ऑफ प्लान्स टू एक्वायर, हमने डीजल इलेक्ट्रिक अटैक नहीं मंगवाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया की फ्रांस के रिलेशन से खराब हो रहे हैं। अच्छा, ऑकस ने क्या करा है, डिवाइड भी खेला है ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप बिटवीन फ्रांस एंड ऑकस स्टेट्स। स्पेशली जब यूएस का यूनिलेटरल डिसीजन आया था ना कि अफगानिस्तान से ट्रूप्स को खींच लो, पुल आउट कर लो, तब से ही ऑकस क्वाड से डिफरेंट है। ऑकस की प्रायोरिटी डिफेंस पार्टनरशिप है, अनलाइक क्वाड। क्वाड क्या चाहता है, ब्रॉडर फोकस का स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है, इसका डिफेंस पार्टनरशिप है। तो क्वाड में इसीलिए ग्रुपिंग में कौन कौन है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, जिसमें हम चारों कंट्रीज मिलकर फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। इंडिया और ऑकस को देखोगे, देखो इंडिया के लिए ऑकस क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑकस टू इंडिया इज कॉम्प्लीमेंट दी क्वाड। ऑकस स्ट्रेंथन करेगा क्वाड को टू डील विद चाइना एज अ कॉमन थ्रेट एंड टू कीप द इंडो पैसिफिक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। तो क्योंकि ऑकस स्ट्रेंथन करेगा क्वाड को टू डील विद चाइना, कॉमन थ्रेट को बचाने के लिए, तो ये भी जरूरी है। फिर स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद फ्रांस की विंडो अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्रांस के साथ। ऑस्ट्रेलिया का जो स्विच है डीजल पावर्ड सप्लीमेंट डील से, उन्होंने बिल्कुल कैंसिल कर दिया, तो प्रॉम्प्टेड फ्रांस टू ऑफर इंडिया, इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा इसके लिए। इंडिया के लिए अगर ऑकस बन रहा है, देखो कुछ तो फायदे भी हो गए, कॉम्प्लीमेंट एक तरह का क्वाड के साथ मिल गया, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कोलैबोरेशन फ्रांस के साथ हमारी बढ़ रहेगी, हमारी पार्ट फ्रांस के साथ उसके बाद रिलेशन बड़े अच्छे हुए हैं। लेकिन हमारा कंसर्न पता है क्या है, इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस खराब होगा। कैसे, ईस्टर्न इंडियन ओशन में क्राउडिंग हो जाएगी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की, तो फ्यूचर में बड़ी दिक्कत होने वाली है। ऑकस से बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट होगी ही होगी, क्वाड का वैल्यू और यूजफुलनेस एक टाइम पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन ज़्यादा डिपेंड हो जाएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा उस टाइम पर। So this is all about your guys' international relations. Shorts will discuss polity shorts, and the IR short will do in the separate video. Thank you so much for listening. Do like, share, and subscribe to PM Pathshala. Have a nice day to all.